शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, महासंग्राम। हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अनदर एपिसोड, डे 3 ऑफ महासंग्राम। माई सेल्फ संचित होड़िया, आपकी एसएसटी का साथी, ले आया हूं आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और वो भी इकोनॉमिक्स के। बेटा पिछले 5 सालों के सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करके, गो थ्रू करके, एनालिसिस करके आपके लिए इकोनॉमिक्स की बुक से ऐसे एमसीक्यू उठा के लाया हूं जो कि एग्जाम में 25 तारीख को, परसों एज इट इज सेम आ जाएंगे। और तुम लोग बोलोगे सर सेक्शन ए तो आपने पूरा का पूरा लीक कर दिया था। और भाई सेक्शन ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले ली है मॉर्निंग के टाइम पे, और इवनिंग के टाइम पे बेटा हम लोग बहुत सारी और वीडियोस के थ्रू जो समझ रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। चलो भाई, अब बिना किसी देर के इस एपिसोड को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आ गया फर्स्ट एमसीक्यू, और साथ साथ में बेटा आप लोगों को चैप्टर भी आइडेंटिफाई करना है और राइट आंसर अपनी नोटबुक में या फिर अपने नोट्स में जल्दी से लिखते जाना। एंड में अपना स्कोर बता के जाना कि कितने आप लोगों ने किए हैं सही। तो भाई क्वेश्चन आया, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी नोट इशू करती है। ठीक है बेटा, चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, टॉपिक है मनी का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आरबीआई करेंसी नोट इशू करती है। ठीक है, इन आर कंट्री किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन को इसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक वर्कर है गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री के अंदर जयपुर की, जहां पर उसको हेल्थ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लीव वगैरह मिलती हैं। तो वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है। प्राइमरी सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी किसी वर्कर को उस कंपनी में जहां वो वर्क करता है वहां पर उसको हेल्थ बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, प्रॉपर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, ऐसे फीचर्स मिलते हैं तो बेटा वो होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बेटा इसका आंसर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ये लो भाई, आप लोगों ने, मुझे पता है बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर ही किया होगा, और नहीं किया तो आगे से गलती मत करना। बट अगर ठीक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब बेटा आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आपको 2 कंट्रीज की सिचुएशन दे रखी है। यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 लिखा है, और यहां पर हमें बताना है, ये रहा क्वेश्चन मार्क, हमें इस कंट्री की एवरेज इनकम निकालनी है। तो एवरेज इनकम निकालनी है तो ये बेटा टॉपिक हो गया हमारा डेवलपमेंट चैप्टर से, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक आता है। और इस एवरेज इनकम में हमें क्या करना होता है बेटा, मीन के जैसे फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे आप लोग मैथ्स में लगाते हो। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, सारी की सारी इनकम जितनी यहां पर दे रखी है सबका टोटल कर देना है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैथ्स इस टॉपिक में आ जाती है। तो सारी इनकम जो है, पांचों जो भी लोग हैं सबकी मैं इनकम यहां पर ऐड कर रहा हूं, और ऐड करने के बाद अगर पेपर में 4 लोग आएंगे तो 4 की, ये सबकी पॉपुलेशन मैंने कर दी ऐड, और यहां पर डिवाइड कर देंगे 5 से, जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है, तो ये 9500 है। 9500 में 500 प्लस हुआ 10,000, ये हो गया 10,000, ये भी हो गया 10,000, ये भी हो गया 10,000, 30,000 हो गया। यहां से हमने और उठा लिया 10,000, अब कितना हो गया बेटा 40,000। 40,000 में हमने 9 उठा लिया, कितना हो गया बेटा 49,000, और 49 में हमने 500 और बचे हुए 800 प्लस कर दिए, ये हो गया बेटा 50,300 डिवाइड बाय 5, आंसर आ गया बेटा 10,000। 300 को डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, 10,060। ठीक है, यहां पर क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? बिल्कुल है भाई। तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एवरेज इनकम निकालनी थी, सम ऑफ टोटल, जितनी भी एवरेज इनकम है उनका सम कर दो, जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी अपनी एवरेज इनकम। लास्ट 3 सालों से बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वैल्यूज अलग आ जाएंगी लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। और यहां से ना एक और क्वेश्चन आता है सिमिलर, कि इसमें से अगर यही सेम डेटा दे रखा है तो आप इसमें से किस कंट्री में रहना पसंद करोगे। आप देखो कंट्री ए में ऑलमोस्ट सबकी इनकम लगभग बराबर बराबर है, लेकिन जैसे ही हम कंट्री बी में जाते हैं 6,000 6,000 6,000 6,000 50,000, कंट्री बी के अंदर
अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है, वेरएस कंट्री ए में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो अगर वो पूछ लेंगे कौन सी कंट्री आप प्रेफर करोगे, तो कंट्री बी। यहां पर भी देखो एक और एमसीक्यू भी कवर हो गया तुम्हारा साथ ही साथ में। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट प्रोवाइड्स द मैक्सिमम जॉब्स टू द पीपल? सबसे ज्यादा जॉब्स कहां मिलती हैं? ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जॉब मतलब कि सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर जो सेक्टर है वो है भाई प्राइमरी। लेकिन यहां पर प्राइमरी दे रखे हैं दो, एक स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि प्राइमरी में ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक प्राइमरी में अनऑर्गेनाइज। तो भाई प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड होता है, और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर के अंदर ऑर्गेनाइज चीजें बहुत कम होती हैं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, प्राइमरी सेक्टर स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमारी कंट्री की लगभग लगभग 50% पॉपुलेशन इसी सेक्टर में वर्क करती है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट से है कि हम लोगों को ये वाली चीजें इसमें से इन चारों में से ये बताना है कि हम लोग क्या, विच कैन नॉट बी परचेज थ्रू मनी, मनी से हम क्या नहीं खरीद सकते। बेटा मिक्स्ड गोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाई डू पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। तो क्या हम फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीजेस खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। हाई क्वालिटी एजुकेशन भाई खरीद सकते हैं। देखो एजुकेशन मतलब जहां पर कॉलेज जाओगे उसकी फीस वगैरह जो है वो पैसे से आ सकती है, एक लग्जरी होम भी आ सकता है। तो 1 और 2 जो है वो नहीं आ सकता मनी से। 1 और 2 भाई ये रहा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आप लोग साथ साथ में जल्दी से एमसीक्यू के आंसर सॉल्व करते जाओ, लास्ट में बता के जाना। सारी के सारे एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे, इसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। और पूरे पूरे इकोनॉमिक्स के जो 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर्स हैं उसके भी बेटा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। नहीं आए हैं तो बेटा आने वाले हैं। ठीक है, अगले 2 दिन के अंदर मतलब आज 23rd 24th को बेटा सारी की सारी वीडियोस देख डालना। पेपर 25 तारीख का बहुत अच्छा जाने वाला है तुम्हारा, मुझे भरोसा है भाई तुम पे, और तुम खुद पे कर लो और तैयारी में लगे रहो भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Who among the following takes the decision regarding saving and loan activity in the SHG? भाई SHG पेपर में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? एमसीक्यू में ना आए, केस स्टडी में ना आए, 2 मार्कर में ना आए, 3 मार्क। बेटा टीचर का ना, टीचर को चैन नहीं आएगा अगर वो पेपर में एसएचजी नहीं रखेगी। तो यहां पर एक एसएचजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जब भी एसएचजी के अंदर किसी डिसीजन की बात होती है तो वो कौन लेता है? बैंक के मैनेजर? नहीं भाई, उसका क्या काम है। मेंबर्स ऑफ एनजीओ? एनजीओ का भी कोई काम नहीं है। लोकल मनी लेंडर? नहीं। मेंबर्स ऑफ एसएचजी, जो एसएचजी के मेंबर होते हैं वो खुद लेते हैं, और एसएचजी की मोस्टली मेंबर कौन होती है? वुमेन। इसलिए बेटा हम कहते हैं कि एसएचजी से वुमेन एम्पावरमेंट भी आती है, क्योंकि वुमेन खुद चीजें डिसाइड करती है, जिससे कि उनके अंदर एक फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, इंडिपेंडेंस और एम्पावरमेंट आती है कि वो भी कुछ कर सकती हैं। एसएचजी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, खासकर रूरल इंडिया के अंदर, स्पेशली अमंग वुमेन्स। ठीक है भाई, एक इंपॉर्टेंट 3-5 मार्कर भी है। चलो भाई अब करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से कौन सी सही है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो प्रिपेयर करता है वो करता है बेटा यूएनडीपी, बिल्कुल सही दे रखा है, ये तो सही है भाई। पैरामीटर जो मेजर करने के लिए होते हैं वो होते हैं बेटा लॉन्गिटिविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम, भाई ये भी सही है यार। कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज, बेटा ये गलत है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक भी ह्यूमन डेवलपमेंट बेस निकालता है, ये भी गलत है बेटा। तो 1 और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। रैंकिंग तो इसमें होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डेवलप्ड एंड लो डेवलपिंग कंट्रीज की फॉर्म में नहीं होती है, ये सिर्फ रैंक दे देते हैं। ठीक है, और इंडिया की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो कि इंडिया की करंट एचडीए रैंक कितनी है। ना बुक देखना ना गूगल देखना, क्योंकि बुक और गूगल में बेटा अलग अलग दे रखा है। करेक्ट इंफॉर्मेशन में सीबीएसई ने चेंज किया है, जिसकी मैंने बेटा बहुत बार वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, और बहुत बार अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बता रखा है। ठीक है भाई, चलो आगे मूव करते हैं। Which one of the following sector contribute highest to the GDP of India?
बेटा अभी देखो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहाँ है, यहां पर आ गया कि जीडीपी में ज्यादा कौन करता है, तो बेटा जीडीपी के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर बेटा टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जिसको कि हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। और पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि इन में से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है, सर्विस सेक्टर। इसका बेटा वाई आ जाता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 मिनट की एक वीडियो में पूरा वाई समझा रखा है, जल्दी से जाके बेटा चैनल पे चेक कर लेना, ठीक है। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है बुक वाइज, और अभी तो कंप्लीट जो इकोनॉमिक्स की वीडियो आ रही है उसमें तो आपको सारे कुछ चीजें मिलने ही वाली हैं। भाई ये आ गया नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कंट्री हैज द बेटर एचडीए रैंक देन आर कंट्री इंडिया। बेटा ये भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रिसेंटली चेंज हुई है। अगर आप लोग पुरानी बुक पढ़ रहे हो, जो लोग भाई मेरे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन्होंने आंसर जल्दी से सोच भी लिया होगा, बता भी दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा। बेटा पहले वाली बुक्स के अंदर ना सिर्फ श्रीलंका के बारे में लिखा हुआ था, बांग्लादेश भी हमसे बेटर हो गया। तो बेटा हमारा इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, बोथ ए एंड बी, ठीक है। पेपर में एमसीक्यू अगर आया कि हमारी कंट्री से बेटर हमारी कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जिसकी एचडीए रैंक हमसे अच्छी है, तो बेटा बांग्लादेश भी है और ऐसा श्रीलंका भी है, दोनों हमसे बेटर है। बोथ ए एंड बी है इसका करेक्ट आंसर। अब आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अर्बन हाउस होल्ड टेक द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर, ठीक है। बुक के अंदर बेटा एक डेटा दे रखा है जो कि पाई चार्ट की फॉर्म में दे रखा है। 4 कैटेगरी होती है, पुअर हाउस होल्ड, ठीक है बेटा लाइन में दे रखी है, पुअर हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, वेल ऑफ हाउस होल्ड या फिर रिच हाउस होल्ड। बेसिकली समझ लो कि ये पुअर से लेकर रिच तक का एक गैप पूरा हो रहा है, ठीक है। ये दोनों, ये पुअर हो गए, लोअर मिडल, अपर मिडल एंड वी कैन से दैट रिच। तो सबसे ज्यादा इस ग्रुप में से, इन चारों में से फॉर्मल सेक्टर से कौन लोन लेता होगा? फॉर्मल सेक्टर का मतलब बैंक वैंक से। ऑब्वियसली भाई देखो सबसे ज्यादा रिच हाउस होल्ड लेते हैं क्योंकि इनके पास एक्सेस अच्छा होता है, बैंक इनको इजीली लोन दे देता है क्योंकि बैंक को चाहिए होती है अश्योरेंस की पैसा वापसी आ ही जाएगा। और रिच हाउस होल्ड से अच्छी अश्योरेंस कौन देगा? कोलैटरल भी होता है इनके पास। ये लो भाई नेक्स्ट एमसीक्यू आ गया, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है भाई? तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मनी से पेपर नोट्स है, ठीक है। और पेपर नोट के साथ में यहां पर कॉइन्स भी आ जाते हैं, ठीक है। पेपर नोट एंड कॉइन्स कौन करता है भाई? पेपर नोट पब्लिश आरबीआई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, आपके पास जो कॉइन्स होते हैं वो आरबीआई नहीं करती मिंट, बेटा इसके लिए अलग से होती है, इसमें खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हमारी कंट्री के अंदर होती है वो बेटा पब्लिश करती है, वो कॉइन को मिंट करती है। आरबीआई सिर्फ पेपर नोट्स करता है। और पेपर नोट के बारे में भी एक बात बता देता हूं, पेपर नोट में भी वो जो 1 रुपये का नोट आता है ना उसको नहीं करती। आप देख लेना हर नोट पे आपको टॉप पे यहां पर आरबीआई लिखा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट 1 रुपये का जो नोट आता है ना वहां पर आरबीआई नहीं लिखा होता, ठीक है। उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करती है, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा, एमसीक्यू में सिर्फ यही आता है कि पेपर नोट एंड कॉइन्स के बारे में। ये 1 रुपये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है। लाइफ में कभी और काम आ जाएगी, या ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई पेपर की अभी बात चल रही है तो पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और जल्दी से भाई नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं। डेवलपमेंट गोल ऑफ लैंडलेस लेबर, चैप्टर नंबर 1, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें एक लैंडलेस लेबर का क्या गोल होगा? रूरल बैंकिंग का एक्सपेंशन होना, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मेटल की रोड बन जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर स्कूल बन जाए। बहुत सिंपल है बेटा। बी पार्ट, इसको बेटा किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसको काम चाहिए ज्यादा दिन, और उन ज्यादा दिन में काम करने के लिए इसको चाहिए वेजेस, इसको अपने काम की मेहनत चाहिए, वेजेस चाहिए, बेटर मिल जाए तो ये खुश है। हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, बेटा चैप्टर नंबर 2, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो देश की डेवलपमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे बेटा? क्या वो एडवर्टीजमेंट करके करती हैं, या फिर अपना प्रॉफिट इंक्रीज करके, या फिर कंट्री की बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल देती है लोगों के लिए। और लोगों में भी कौन सा ग्रुप दे रखा बेटा? रिच, क्योंकि पुअर पीपल तो बेटा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बीमार होके गए थे इलाज कराने, पता लगा वहां पर बिल देख के बेटा और हार्ट अटैक आ जाएगा इनको तो, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर सही है सी पार्ट। प्रोडक्टिविटी बढ़ा देती है देश की, मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ा देती है, और इसमें लोगों को जॉब भी मिलती है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ये सब चीजें, ठीक है। तो सी पार्ट इसका बेटा करेक्ट है।
भाई उम्मीद है आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यू कवर हो जाएंगे इसी में ही। ठीक है, एक और करते हैं भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ कोलैटरल। बेटा कोलैटरल का एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। कोलैटरल एक टर्म यूज होती है क्रेडिट के टाइम पे और स्पेशली फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। तो क्या ये सम ऑफ मनी है जो हमने बोरो किया है, उसको तो बेटा क्रेडिट खुद ही बोलते हैं, लोन होता है। द अमाउंट बोरोड फ्रॉम फ्रेंड्स है, या फिर वो एसेट है जो कि बोरोवर ने गारंटी की तरह बेटा यूज किया है। इसमें लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक कुछ भी आ जाता है, तो बेटा एसेट ही होता है। बेसिकली हम जब कुछ गिरवी रखते हैं और लोन मिलता है उसके ब्याह पे, तो उस गिरवी रखी हुई चीज को कोलैटरल कहा जाता है। ठीक है भाई, आंसर है बिल्कुल सही इसका सी पार्ट। नेक्स्ट भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू ईयर वे। नया तरीका लोन देने का कौन सा है, और वो भी स्पेशली वुमेन को। भाई सोचने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आंख बंद करके ऑप्शन सी पे लगा दो टिक, SHG, जो कि बेटा पर्टिकुलरली वुमेन, स्पेशली वुमेन्स के लिए ही लोन देने के लिए बनता है भाई। ठीक है, ये आ गया भाई एक और क्वेश्चन जो कि है बेटा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक बहुत सारा डिलीटेड है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबलाइजेशन। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेटा कौन से ईयर में जो भी उनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, वो उन्होंने कब हटाए थे बेटा? ईयर था 1991। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ध्यान रखना। पहले ट्रेड बैरियर होते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी बैरियर थे उनको लगाया था और 1991 में उसको हटा दिया था। इसको बोलते हैं बेटा लिबरलाइजेशन, और लिबरलाइजेशन से ही ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 1991 इज द ईयर, याद रखना भाई। एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग और ऐसी एक्टिविटी कौन से सेक्टर से करती हैं बिलोंग? टोटल हमारी कंट्री में बेटा 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो बेटा ये होती है प्राइमरी एक्टिविटीज, जहां से रॉ मटेरियल निकाला जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। फिर सेकेंडरी में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, और टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो है फैसिलिटी टर्शरी सेक्टर में आ जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि गवर्नमेंट जो बैंक होते हैं, जब हम उनको पैसा जमा कराते हैं तो वो कितना पोर्शन अपने पास रखते हैं और कितना उनको अलाउड होता है एज क्रेडिट देने के लिए। तो हमें बताना है कि कितना वो अपने पास कैश में रखते हैं, क्या 0 रखते हैं या 100%। ये तो दोनों गलत हो गए, देखो ए और डी दोनों गलत है। अ स्मॉल प्रोपोर्शन या बिग प्रोपोर्शन? बेटा स्मॉल प्रोपोर्शन रखता है बैंक, और स्मॉल में भी इंडिया के अंदर स्पेशली 85% रखता है बैंक। बाकी का नहीं बेटा, 85 तो वो लोन देता है, स्मॉल प्रोपोर्शन में वो रखता है 15%। 15% अपने पास रखता है ताकि लोगों की अर्जेंट विड्रॉल नीड्स फुलफिल हो जाए, और बाकी का 85% क्रेडिट में दे देता है लोगों को, ताकि लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। क्रेडिट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट के लिए। तो भाई ये हो गए आपके इकोनॉमिक्स के चारों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि बेटा पेपर में रिपीट हो जाएंगे। पूरा सेक्शन ए बेटा लीक हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री की और पॉल साइंस के एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुके हैं 21 और 22 को। आज बेटा 23 फरवरी, और कल जियो के सुबह एमसीक्यूज आ जाएंगे। और बेटा इवनिंग में वीडियोस अलग अलग टॉपिक की, अलग अलग बुक्स की अलग आ रही है रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। बने रहो साथ में बेटा, पेपर तक 2 दिन बचे हैं, जान लगा देंगे और छोड़ेंगे नहीं पेपर को। ठीक है बेटा, फुल मार्क्स का रखना है टारगेट। मैं मिलता हूं आपसे शाम को नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।